जय हिंद एवरीवन। आज हम कंप्लीट करने वाले हैं अपना लास्ट चैप्टर केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। ठीक है, अब ये चैप्टर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसमें आप पढ़ेंगे ना, जो भी पढ़ेंगे वो पहली बात तो आपकी लाइफ में इंपॉर्टेंट है, दूसरी बात आपके एग्जाम के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है इसमें। फैक्चुअल है कि भाई हम जो एंटीसेप्टिक्स यूज़ करते हैं, जो जैसे डिटॉल हमने यूज़ की, ठीक है, हम उससे जनरली टीवी वगैरह साफ क्यों नहीं कर लेते? वो भी एक तरह का डिसइंफेक्टेंट ही है ना। तो क्या है, मतलब क्या कैसे है, स्टेरलाइज डिटॉल से क्यों नहीं करते हैं? तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आज हम पढ़ेंगे एवरीडे लाइफ के बारे में, और फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन बहुत सारी हमें आज मिलेगी। ठीक है, तो ध्यान से देखना है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं अपना चैप्टर। सबसे पहला टॉपिक वही आ गया, एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट्स। क्या लिखा है? एंटीसेप्टिक्स एंड डिसइंफेक्टेंट्स। ठीक है, एंटीसेप्टिक्स क्या है? देखो, पहली बात, दोनों का यहां पे एक डेफिनेशन है। क्या? बोथ आर यूज्ड टू किल और प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बट देयर एप्लीकेशन डिफर्स स्ट्रिक्टली बेस्ड ऑन द सरफेस। क्या बात हो रही है यहां पे? क्या कह दिया इन्होंने अंग्रेजी में? इन्होंने कहा कि इन दोनों का, एंटीसेप्टिक का और डिसइंफेक्टेंट का यूज क्या है? किल करते हैं या फिर प्रिवेंट करते। प्रिवेंट मतलब बचाना, बचाते हैं। क्या बचाते हैं? ग्रोथ होने से बचाते हैं। किसकी ग्रोथ होने से बचाते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की। मतलब समझ रहे हो, कहीं पे भी अगर हमने डिसइंफेक्टेंट या एंटीसेप्टिक लगा दिया है, वहां पे अगर वहां कोई बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, वायरसेस, जो कि हमने बायोलॉजी में पढ़े थे, अगर ऐसे कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है तो वो मर जाएंगे, या तो अगर नहीं है उधर कोई तो प्रिवेंट हो जाएंगे। अब वहां आएंगे तो तुरंत मर जाएंगे बेसिकली। ठीक है, प्रिवेंट कर गए, अब वहां पे ग्रोथ नहीं होगी उन बैक्टीरियाज या फिर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की। ठीक है, अब क्या है, इन दोनों का डिफरेंस बता रहे हैं। उनका एप्लीकेशन डिफर क्यों करता है? बेस्ड ऑन द सरफेस। सरफेस, किस सरफेस पे आप अप्लाई कर रहे हो उन दोनों को, उस पर बेस्ड करता है। जैसे कि एंटीसेप्टिक्स कहां यूज होता है? फॉर लिविंग टिश्यू। लिविंग टिश्यू मतलब जैसे हमें कट लग जाता है, वुंड लग जाता है, तो हम क्या यूज करते हैं? एंटीसेप्टिक। डिसइंफेक्टेंट्स यूज नहीं करते, हम क्या यूज करते हैं? एंटीसेप्टिक। याद रखना है ये चीज। ठीक है, जैसे कोई भी लिविंग सरफेस रहेगा ना, जैसे हमारी बॉडी है, हमारा स्किन है, मसल है, कुछ भी ऐसी चीज है जो लिविंग टिश्यू है, ठीक है, उसमें क्या यूज करेंगे हम? एंटीसेप्टिक। ठीक है, डिसइंफेक्टेंट का होगा नॉन लिविंग पे। देखो ये क्या लिखा है? अप्लाइड टू वुंड्स, कट्स, अल्सर्स। अल्सर्स मतलब छाले। ठीक है, वुंड्स हो गया, वुंड मतलब घाव, कट, कोई कट लग गया, अल्सर डिसीज्ड स्किन सरफेस। इसका मतलब कि अब जैसे किसी किसी को कुछ समझो कि यहां पे कोई बीमारी हो गई, ठीक है, कोई स्किन इशू आ गया, ठीक है, अब यहां पे कुछ ट्रीटमेंट करना है, ठीक है, तो क्या करते हैं? उसके पहले स्टेरलाइज करते हैं उतनी जगह, डिटॉल से पहले उसको डिसइंफेक्टेंट करेंगे कि एंटीसेप्टिक का यूज करेंगे। क्या क्यों करने? कि वहां पे भाई और कोई बैक्टीरिया अंदर ना घुसे। मैंने जब आपको बायोलॉजी पढ़ाई थी तब वहां पढ़ाया था, स्किन इज द बिगेस्ट बैरियर ऑफ योर बॉडी। ठीक है, सबसे बड़ा बैरियर क्या है? स्किन। वही आपको रोकता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म अंदर जाने से। ठीक है, उसी से आप बहुत ज्यादा बचे हो। तो अगर स्किन में थोड़ा सा घाव लग जाएगा या कुछ डिसीज हो गई जिससे वहां पे होल हो गया कि अंदर जा सकता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो वहां डिटॉल लगाना बहुत जरूरी होता है। डिटॉल हो गया, सेप्ट, आजकल तो बहुत से, अपन उसका मेन नाम, एक मेन टर्म ढूंढेंगे, देखना अभी मिलेगा। देखो, डिटॉल अ मिक्सचर ऑफ क्लोरोजाइलिनॉल एंड टर्पिनियोल। देखो ये आपको याद रखना है, कोई भी एंटीसेप्टिक में ये कॉम्बिनेशन जरूर होता है। ठीक है, क्लोरोजाइलिनॉल एंड टर्पिनियोल, याद रखना। क्या क्या? क्लोरोजाइलिनॉल एंड टर्पिनियोल। ठीक है, ये याद रखने की जरूरत है। ये भी एक बहुत बड़ा, टिंक्चर ऑफ आयोडीन, a 2 to 3% solution of iodine in a alcohol water mixture, it is a powerful antiseptic for wound। ये देख लो भाई, याद रखना ये दो चीजें। कौन सी? टिंक्चर ऑफ आयोडीन। टिंक्चर ऑफ आयोडीन किससे कहते हैं? जब भी आप 2 से 3% सोल्यूशन, 2 से 3% सोल्यूशन लेते हैं आयोडीन का और उसको एक एल्कोहल वाटर के मिक्सचर में डाल देते हैं। एल्कोहल वाटर मतलब थोड़ी सी एल्कोहल ली, थोड़ी सा वाटर लिया, उसमें 2 to 3% सोल्यूशन डाल देते हैं आयोडीन का, तो एक पावरफुल एंटीसेप्टिक की तरह वर्क करता है, बेसिकली डिटॉल की तरह वर्क करता है। ठीक है, अब क्या है ना, आप नॉर्मल बेसिक घरों में अपन आयोडीन कहां से ले आएंगे? ठीक है, नमक मत लगा लेना, खैर नमक में तो आयोडीन मिलता है तो नमक डाल लिया, नहीं, ऐसा नहीं करना। आयोडीन अलग होता है, तो आयोडीन तो नॉर्मल घरों में मिलेगा नहीं, तो इसलिए एक डिटॉल, जो आपके प्रोवाइडर्स हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, वो डिटॉल दे देते हैं। और कौन कौन से? सेवलॉन है, ऐसे बहुत सारे हैं ना। चलो इतना आया। अब देखो बिथिनॉल, बिथियोनल,
मिथियोनल क्या है? एडेड टू सोप्स टू प्रोवाइड एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज। डिटॉल की सोप वगैरह भी देखी होंगी आपने, लाइफ बॉय की सोप, वो कहते हैं 99% कीटाणु को खत्म करे, कौन? मिथिनॉल डला रहता है उसमें। तो 4 टर्म्स आपको याद रखने, क्या? क्लोरोजाइलिनॉल, टर्पिनॉल, बिथिनॉल और टिंक्चर ऑफ आयोडीन। ठीक है, ये सब देखो आज का ना पूरा चैप्टर थोड़ा फैक्चुअल होगा, क्योंकि यार एवरीडे लाइफ में आपको ये टर्म्स याद करने पड़ेंगे। ठीक है, अब क्लोरोजाइलिनॉल और टर्पिनॉल, इसको मैं, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है ना, आपको याद ही करना पड़ेगा इसका नाम। ठीक है, तो ये अब आपको नाम याद करो, ये कैसे याद होंगे भाई? पढ़ के, रिवीजन से, रिवीजन करो, लिख लो एक जगह नोट्स में, रिवाइज करो और डेली टर्म में यूज करो। डेली टर्म में कैसा यूज करो कि भाई जैसे कोई सामने से आया, कोई डिटॉल यूज कर रहा है, उससे क्वेश्चन पूछो कि यार इसमें डला क्या है, पता है तुमको? तो उससे ना उसको भी ज्ञान दे रहे हो, तुम्हारा थोड़ा रॉब भी बढ़ रहा है और रिवीजन भी हो रहा है। समझ रहे हो? तो अपना जो ज्ञान लेते हो ना, उसको यूज करना सीखो। अरे यूज नहीं कर पाए तो बताना ही सीखो कि अरे ये पता है तुमको ऐसा ऐसा है, ये पता है तुमको ऐसा ऐसा होता है। समझ रहे हो? चलो नेक्स्ट देखो, एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट्स में एक और चीज है, क्या? आयोडोफॉर्म। याद रखना, ये क्या लिखा है? CHI3। ये क्या है? यूज्ड एज एन एंटीसेप्टिक पाउडर फॉर वुंड्स। एंटीसेप्टिक पाउडर्स भी देखे होंगे आपने। ठीक है, ये क्या हो? आयोडोफॉर्म। आपने जब क्लोरोफॉर्म पढ़ा था, क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला कौन बताएगा? क्लोरोफॉर्म, वो जो अपने फिल्मों में देखा है कि भाई बेहोश करा देता है, CHCl3, ये होता है क्लोरोफॉर्म। बस Cl की जगह I लगा दिया तो आयोडोफॉर्म हो गया, CHI3। समझे मैं? चलो अब बोरिक एसिड जो आपने देखा होगा कि वो चावलों में डाल देते हैं, क्या है? इट्स डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन इज अ वीक एंटीसेप्टिक यूज्ड स्पेसिफिकली फॉर द आईज। क्या? डाइल्यूट, अगर इसका एक्वस सॉल्यूशन बना लेते हो, एक्वस सॉल्यूशन मतलब पानी में घोल लेते हो बेसिकली, अगर थोड़ा सा बोरिक एसिड लेके थोड़ा सा पानी में अगर घोल लेते, यूज नहीं करना भाई, प्लीज डिस्क्लेमर, डोंट यूज दिस एट होम। ये डॉक्टर्स के पर्सपेक्टिव से है। बोरिक एसिड अगर वो डाइल्यूटली एक्वस सॉल्यूशन में डालते हैं तो एक वीक एंटीसेप्टिक की तरह वर्क करता है आइस के लिए। ठीक है, किसी किसी को वो हो जाता है ना आंख में, आंख के अंदर वो इतना बड़ा, वो क्या कहलाता है आपके यहाँ, पता नहीं, हम लोगों के यहाँ गोहेरा कहलाता है, वो गोहेरी है ना, आप लोग के यहाँ आई डोंट नो व्हाट इट इज कॉल्ड। ऐसा होता है, ये समझो आपकी आंख है और यहाँ पे एक ऐसा, या फिर यहाँ पे कहीं भी ऐसा एक रेड कलर का हो जाता है, राइट? तो ठीक है, तो आई इतनी बात समझ में? ठीक है, तो इसको ट्रीट करने के लिए बोरिक एसिड वाला यूज कर लेते हैं बहुत से लोग। प्लीज डोंट यूज दिस एट होम। ओके, चलो डिसइंफेक्टेंट्स क्या होते हैं? फॉर नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स। आई बात समझ में? अपने क्या पढ़ा? एंटीसेप्टिक पढ़ लिया कि भाई लिविंग ऑब्जेक्ट पे ये सब यूज होता है। अब डिसइंफेक्टेंट पढ़ेंगे नॉन लिविंग के लिए। अप्लाइड टू फ्लोर्स, वो जो पोछा लगाते हैं लाइजॉल वाले, है ना, फिनाइल डाल देते हैं, लाइजॉल। ड्रेनेज सिस्टम्स, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट। सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट मतलब वो जो आपने फोर्सेप्स देखे होंगे, ब्लेड्स देखी होंगी, वो जो मूवीज में तो देखी होंगी एटलीस्ट, है ना, तो उनमें भी अपन क्या यूज करते हैं? डिसइंफेक्टेंट्स का। क्या होता है उसमें? फिनॉल। फिनॉल का स्ट्रक्चर क्या है? फॉर्मूला क्या है फिनॉल का? ये क्या है? फिनॉल। आया याद? ये क्या है? फिनॉल। याद आया? अपन ने ऑर्गेनिक पढ़ी है। फिर फिनॉल में अ क्लासिक एग्जांपल ऑफ कंसंट्रेशन डिपेंडेंट बिहेवियर। कुछ नहीं है अभी तक, टेंशन नहीं लो। ये देखो 0.2% सोल्यूशन ऑफ फिनॉल एक्ट एज एंटीसेप्टिक, 1.0 सोल्यूशन ऑफ फिनॉल एक्ट एज डिसइंफेक्टेंट। क्या ये बात समझ में? अगर कंसंट्रेशन कम ले रहे हैं अपन, 0.2% ले रहे हैं फिनॉल की, ठीक है, तो वो एंटीसेप्टिक की तरह बिहेव कर रहे हैं। पर अगर 1% डाल दे रहे हैं फिनॉल तो फिर डिसइंफेक्टेंट की तरह बिहेव कर रहे हैं। इसका मतलब कि भाई जब ज्यादा कंसंट्रेशन में होगा ना, तब हम लिविंग सरफेसेस पे उसको यूज नहीं कर सकते, बहुत हार्श यूज हो जाएगा, समझो, शायद जल सकता है, कुछ रैश आ सकते हैं, ज्यादा हो सकता है। ठीक है, इसलिए हम जो नॉन लिविंग सरफेसेस रहते हैं उसमें हम ये यूज करते हैं डिसइंफेक्टेंट। आई चलो क्लोरीन देखो। क्लोरीन इन लो कंसंट्रेशंस 0.2 to 0.4 ppm, ppm क्या है? पार्ट्स पर मिलियन इन एक्वस सॉल्यूशन। ये क्लोरीन भी यूज होता है। हमको पता है क्लोरीन कहाँ यूज होता है? जब हमें स्विमिंग पूल को साफ करना होता है। जो स्विमिंग पूल हमें बिल्कुल वैसा दिखता है ना, ग्लास की तरह, ब्लू ब्लू ब्लू, पूरा अंदर तक का ट्रांसपेरेंट दिखता है पानी, है ना, वो इतना साफ कैसे हो जाता? क्लोरीन की वजह से। याद रखना, याद रखोगे, ठीक है।
चलो सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड को लिखते कैसे हैं, SO2, ठीक है। यूज्ड इन वेरी लो कंसंट्रेशन फॉर डिसइंफेक्टिंग रूम्स, रूम्स को डिसइंफेक्ट करने SO2 यूज करते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड। आई इतनी बात समझ में? चलो एंटीपायरेटिक्स देख लेते हैं। एंटीपायरेटिक्स हमने बहुत खाई है कि नहीं, बहुत सारी हमने एंटीपायरेटिक्स खाई है। क्या होता है, फीवर रिड्यूसर्स, जो फीवर को कम कर देते हैं, ठीक है। देखते हैं क्या, द टर्म कम्स फ्रॉम द ग्रीक पायरेटोज, पायरेटोज मतलब फीवर, यहां से टर्म आया है। These are chemicals used to lower body temperature during high fever। जब हाई फीवर आता है तो टेम्परेचर को लो करने हम क्या खाते हैं, एंटीपायरेटिक्स, ठीक है। अब एग्जांपल देखो, सबसे पहला पैरासीटामोल, सबने खाई है भाई, कितनी खाई है पैरासीटामोल, ठीक है। एसिटामिनोफेन, ठीक है, पैरासीटामोल, एसिटामिनोफेन, द मोस्ट कॉमन ओवर द काउंटर एंटीपायरेटिक, ठीक है, सबसे मोस्ट कॉमन है। एस्पाइरिन, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। एस्पाइरिन क्या होता है, अगर किसी ने GTA वाइस सिटी वगैरह खेला होगा तो उसमें वो चीट कोड डालते थे अपन, याद है, एस्पाइरिन डाला है किसी ने, खेला है गेम, अगर खेला होगा किसी ने तो याद होगा उसको, GTA वाइस सिटी में चीट कोड रहता था, एस्पाइरिन डालते थे तो हेल्थ उसकी पूरी हो जाती थी। यही काम इसका है एस्पाइरिन का, यहां भी एक्ट एज बोथ एन एंटीपायरेटिक एंड एन एनाल्जेसिक। एनाल्जेसिक क्या होता है, ध्यान से देखो, कॉशन, एस्पाइरिन is also blood thinner, anticoagulant and should not be given to children with viral infection due to the risk of Reese syndrome। क्या बोल रहे हैं यहां, मैं बताता हूं, देखो यहां पे इनका ये मतलब है कि तो बेसिकली ये बस ये कहना चाह रहे हैं कि एस्पाइरिन जो है, ठीक है, दो तरह से बिहेव करता है। एक तो चलो एक जब आप थोड़ी कम क्वांटिटी में ले लो या फिर डॉक्टर के प्रिस्क्राइब ही लेने चाहिए, मेडिकल से अपन ले लेते हैं कुछ भी कितना भी, भाई नुकसान करता है, क्योंकि ये सब क्या है यार, सब एलोपैथी में आता है, ये सब क्या आता है, एलोपैथी में आता है, ये सारी मेडिसिन एलोपैथिक मेडिसिन है, ये नुकसान कर जाती है, ठीक है। अपनी बॉडी को अपन दे तो देते, हाँ खाओ पैरासीटामोल, बुखार आया नहीं कि पैरासीटामोल पहले खा ली अपन ने, बॉडी को लड़ने का मौका ही नहीं दिया हमने, ठीक है। तो बहुत नुकसानदायक होती हैं सब चीजें, क्योंकि ऑफकोर्स केमिकल्स हैं, आप आउटसाइड से लाओगे, बॉडी को लड़ने का मौका ही नहीं, बॉडी को पता है हाँ यार हमें लड़ने की जरूरत क्या है, ये तो बाहर से कुछ खिलाएगा ही, तो बॉडी लड़ना एक टाइम के बाद बंद कर देगी आपकी, ठीक है। थोड़ा फाइट मारने दो अपने को, ठीक है। चलो अब क्या कह रहा हूं मैं, एस्पाइरिन पहली बात एंटीपायरेटिक है कि हाँ भाई फीवर रिड्यूस कर रही है। दूसरी चीज क्या है, एनाल्जेसिक। एनाल्जेसिक क्या होता है, पेन रिलीवर। एनाल्जेसिक मतलब क्या होता है, पेन रिलीवर, ठीक है। पेन जब बहुत ज्यादा होता है ना तो एस्पाइरिन दी जाती है, याद रहेगा। अब क्या लिखा है, एस्पाइरिन इज ऑल्सो ब्लड थिनर, भाई खून को पतला कर देता है एस्पाइरिन, ठीक है। क्या है, ब्लड थिनर है, खून को पतला कर देता है। एंटीकोगुलेंट एंड शुड नॉट बी गिवन टू चिल्ड्रन विथ वायरल इन्फेक्शन। क्या होता है, री सिंड्रोम, जिनको री सिंड्रोम हो सकता है, मतलब बेसिकली अगर कोई वायरल इन्फेक्शन है, जैसे कि फ्लू है, कोई चिकन पॉक्स है किसी बच्चे को, तो उनको ना एस्पाइरिन नहीं देते। क्यों, क्योंकि वो ब्लड हुआ थिन, ब्लड थिन होगा तो क्या होगा, सारी बॉडी में बहुत जल्दी जल्दी फैलेगा, सारी बॉडी में बहुत जल्दी जल्दी फैलेगा और रीज सिंड्रोम कर देगा, जो कि एक थोड़ी रेयर कंडीशन होती है जहां पे लिवर डैमेज हो जाता है, आपका ब्रेन डैमेज हो जाता है, तो ये कंडीशन आ जाती है ब्लड थिनिंग की वजह से, इसलिए ये अवॉइड करते हैं। ज्यादातर ये बहुत अवॉइड करी जाती है एस्पाइरिन, वो हॉस्पिटल्स में ही चलती है बड़े बड़े। चलो एनाल्जेसिक, जो कि हमने एस्पाइरिन देखा था पहले, ठीक है, पेन रिलीवर्स। एनाल्जेसिक रिड्यूस और अबॉलिश पेन, रिड्यूस और अबॉलिश, अबॉलिश मतलब खत्म कर देना, ठीक है, पेन को खत्म कर देती है, विदाउट कॉजिंग लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस और मेंटल कंफ्यूजन। समझ रहे हो, ऐसा नहीं जैसे एनेस्थीसिया दे देते हैं, एनेस्थीसिया दे देते हैं तो क्या होता है, बेहोश हो जाते हैं, अब पेन ही नहीं होगा जब बेहोश हो गए तो। पर ये क्या करती है, विदाउट कॉजिंग लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, ये आपको बेहोश करे बिना आपको पेन से छुटकारा दिलाती है। दे आर डिवाइडेड इनटू टू मेन कैटेगरी, पहली नॉन नार्कोटिक, दूसरी नार्कोटिक, ठीक है। नार्कोटिक्स डिपार्टमेंट याद है क्या होता है, नार्कोटिक्स सुना तो होगा ही कभी, जो ड्रग्स वगैरह से डील करता है ना। तो नॉन नार्कोटिक जो कि नॉन एडिक्टिव है बेसिकली, जैसे लत नहीं लगती, नशा नहीं है। दीज आर माइल्ड एनाल्जेसिक्स लाइक एस्पाइरिन एंड आइबुप्रोफेन, याद रखना आइबुप्रोफेन और एस्पाइरिन, दे इनहिबिट द सिंथेसिस ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन्स, केमिकल्स दैट कॉज इन्फ्लेमेशन एंड पेन, ठीक है, इसका सिंथेसिस रोक देता है। आपको जरूरत नहीं है, आपको याद करना है क्या, एस्पाइरिन एंड आइबुप्रोफेन, ये याद करने में आपको मतलब है, दो टर्म्स, ठीक है।
चलो, जो कि नॉन नार्कोटिक है। नार्कोटिक, एडिक्टिव, भाई नशा हो जाता है, लत लगती है इनसे। क्या है? दीज आर पावरफुल ड्रग्स प्रिस्क्राइब्ड फॉर सीवियर पेन, जिनको सीवियर पेन होता है, पोस्ट ऑपरेटिव टर्मिनल कैंसर और वॉर इंजरीज, जिनका भाई सीधा सीधा वॉर इंजरीज में ना, सोचो किसी का हाथ ही इतना निकल गया, समझ रहे हो, ग्रेनेड फटा या कुछ भी ऐसा हुआ, हाथ निकल गया, पैर एक कट गया, फट गया कुछ, ठीक है, एक्सट्रीम पेन जब हो जाता है ना, एक्सट्रीम लेवल का पेन भाई ऑफ कोर्स होगा, तब मॉर्फिन इंजेक्ट किया जाता है। ये देखो मॉर्फिन, मॉर्फिन, ठीक है। पोस्ट ऑपरेटिव, किसी का ऑपरेशन हुआ, उसको बहुत ज्यादा दर्द होता है उस टाइम पे, क्यों? क्योंकि क्या होता है, पहले आपको एनेस्थीसिया दिया गया, आपको ऑपरेट कर दिया गया, आप तब तक पेन आपको कुछ नहीं हुआ। जब आपका ऑपरेशन के बाद ना आपको थोड़ा सा मॉर्फिन दिया जाता है, ठीक है, कि भाई क्योंकि आपको, आपके नर्व्स तो एक्टिव थे उस टाइम पे, आपको सिग्नल तो आया होगा ब्रेन में, ठीक है, आपको ब्रेन में सिग्नल तो आएगा, तो दर्द होगा, तो इसलिए मॉर्फिन दे दिया जाता है बाद में, ठीक है। तो ये भी हो गया। मॉर्फिन ड्राइव फ्रॉम द ओपियम पॉपी, ये प्लांट का नाम याद रखना, ये प्लांट का नाम, ओपियम पॉपी से क्या आता है? मॉर्फिन मिलता है आपको। फिर दूसरी चीज कोडीन एंड हीरोइन, ये तो सुना ही होगा आपने, ठीक है, कोडीन एंड हीरोइन। अदर डेरिवेटिव्स, इसी के अदर डेरिवेटिव्स हैं, दीज एक्ट डायरेक्टली ऑन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सीधा सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे एक्ट करते हैं, इसलिए आपको नशे जैसा फीलिंग आता है, बट कैरी हाई रिस्क ऑफ एडिक्शन, एडिक्टिव रहती है चीजें, ठीक है। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्या है? एंटीबायोटिक। देखो एंटीबायोटिक जो कि एंटीबैक्टीरियल एजेंट्स हैं, मैंने आपको पहले वाले लेक्चर्स में भी बताया था, क्या बताया था कि भाई आजकल लोगों को सर्दी होती है, ठीक है, सर्दी का मौसम है, सर्दी होती है, सीधे एंटीबायोटिक खा लेते हैं। भाई सर्दी किससे होती है? सर्दी किससे होती है? अच्छा आपको पता है? वायरस से होती है, सबको पता है। कौन से वायरस से होती है? कौन बताएगा? चलो बताओ, वायरस का नाम बताओ, चलो बताओ, कौन बताएगा? कमेंट में बताओ जल्दी, देखते हैं किसको पता है। क्या है उस वायरस का नाम? राइनो वायरस। क्या नाम है उस वायरस का नाम? कहां लिख दूं? यहां लिख देता हूं, राइनो वायरस, ठीक है। इससे क्या होती है? कॉमन कोल्ड जो अपन को पकड़ लेता है, ठीक है, सर्दी पकड़ लेती है जो, ठीक है, तो उसमें क्या वायरस, वायरस आप पे हावी है, ठीक है, वायरस ने आप पे हमला किया है, राइनो वायरस ने। अपन जाते हैं मेडिकल स्टोर पे, भैया पैरासीटामोल दे दो और एंटीबायोटिक दे दो। अरे बैक्टीरिया ने अटैक ही नहीं किया, आप एंटीबायोटिक खा के क्या करोगे? और पता है आपको, कोई भी बैक्टीरिया, वायरस, कुछ भी चीज हो, हम ही क्यों ना हो, हम सारे ऑर्गेनिजम्स ना इवोल्व करते हैं, ठीक है। एक टाइम पे आपने सुना होगा कि भाई मच्छरों को ना एक टाइम से मॉर्टिन से भी कुछ नहीं होता, फिर यार ठीक है, उसकी भी आदत लग जाती है। एक तो मैंने फोटो देखी थी, वो मॉर्टिन पे ही बैठा है, बढ़िया मच्छर चालू है, वो बैठा है, तो रेजिस्ट हो जाते हैं। ऐसे आप एंटीबायोटिक खाते रहोगे, बैक्टीरिया क्या रेजिस्ट हो जाएंगे आपसे, कह रहे ये तो इसके शरीर में घुसते हैं, यही मिलते हैं, एक बार लड़ना सीख जाएंगे ना वो आपसे, तो एंटीबायोटिक भी कुछ काम नहीं कर पाएगी। इसलिए एंटीबायोटिक भी ऐसे मत खाते रहो, सब कुछ दवाइयों पे ज्यादा जोर नहीं दो बेसिकली, ठीक है, थोड़ा कम करो। चलो फिर क्या? दीज आर केमिकल सब्सटेंसेस प्रोड्यूस्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। कौन कौन से? बैक्टीरिया, फंजाई, मोल्ड्स। देखो एंटीबायोटिक क्या क्या करता है? दीज आर केमिकल सब्सटेंसेस प्रोड्यूस्ड बाय, ध्यान से देखो, प्रोड्यूस हो रहा है, बना रहे हैं, कौन कौन बना रहा है? बैक्टीरिया बना रहा है, फंजाई बना रहा है, मोल्ड बना रहा है। देख रहे हो, बैक्टीरिया ही ऐसी कोई चीज बना रहा है जो कि बैक्टीरिया को खत्म कर देगी, समझ रहे हो? एंटीबायोटिक कौन बना रहा है? बैक्टीरिया ही बना रहा है जो कि अदर बैक्टीरिया को खत्म कर देगी। जैसे पेनिसिलियम था, पेनिसिलिन, पेनिसिलिन, ये पेनिसिलिन बना था एंटीबायोटिक, पेनिसिलियम बैक्टीरिया द्वारा, ठीक है। तो उससे दूसरे बैक्टीरिया, देखो पेनिसिलिन वाज डिस्कवर्ड बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग इन 1928 फ्रॉम द मोल्ड पेनिसिलियम नोटिटम। पेनिसिलियम नोटेटम, ये मोल्ड था, ठीक है। इस मोल्ड से पेनिसिलिन डेवलप हो गया था, एक एंटीबायोटिक जो कि इसको खत्म कर रहा है, बैक्टीरिया को, ठीक है। ये पता कैसे चला था? एक्चुअली हुआ क्या था, ये एक्सपेरिमेंट कर रहे थे इसी पे, किस पे? अपने बैक्टीरियास पे। जब आप अगर किसी लैब में देखोगे तो बैक्टीरियास को कल्चर किया जाता है। कल्चर क्या होता है समझो, कि एक ऐसी पेट्री डिश रहती है, बेसिकली समझो एक प्लेट है, कटोरी टाइप की, छोटी सी कांच की होती है, उस पर बैक्टीरिया ग्रो करवाए जाते हैं, तो ऐसे ऐसे ग्रो होते हैं, ठीक है।
ऐसे लाइंस में ग्रो करवाते हैं, ऐसे स्ट्राइप्स में, ठीक है। तो ऐसे ग्रो करवा रहे थे। अब क्या हुआ, इन्होंने एक दिन रख के छोड़ दिया। इन्होंने कहा अरे यार कुछ भूल गए होंगे या फिर जो भी हुआ, इन्होंने एक दिन रख के छोड़ दिया तो क्या हुआ, इस पर मोल्ड लग गया। मोल्ड मतलब फंगस नहीं लग जाती, ऐसा मोल्ड लग गया, ठीक है। अब जब इस प्लेट पे मोल्ड लग गया तो यहां जिस जगह मोल्ड लगा था ना, उस जगह बैक्टीरिया हो ना, जितनी जगह मोल्ड लगा उतनी जगह बैक्टीरिया, देखो उतनी जगह बैक्टीरिया नहीं हुआ। तो इन्हें लगा भाई ये कैसी बात हुई, बैक्टीरिया तो हर जगह ग्रो कर जाता है, ठीक है, बैक्टीरिया तो हर जगह ग्रो कर जाते हैं, यहाँ भी इतनी जगह तो करना चाहिए था, पर यहाँ भी नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि यार क्यों हो रहा है ऐसा। तो फिर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, तो उन्हें पता चला भाई ये जो है ना मोल्ड, ये कोई ऐसा सब्सटेंस रिलीज कर रहा है जो कि बैक्टीरिया को प्रिवेंट कर रहा है, बैक्टीरिया को ग्रो करने से प्रिवेंट कर रहा है। तब हुई थी डिस्कवरी भाई अलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा। क्लासिफिकेशन देखो एंटीबायोटिक के, बैक्टीरिसाइडल मतलब जो बैक्टीरिया को मार दे, किल्स द बैक्टीरिया, एग्जांपल पेनिसिलिन, अमीनो ग्लाइकोसाइडेज, ठीक है। बैक्टीरियोस्टैटिक, स्टैटिक मतलब बस थाम देते हैं, इनहिबिट कर देते हैं, रोक देते हैं ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया को, एग्जांपल एरिथ्रोमाइसिन टेट्रासाइक्लिन, ये एंटीबायोटिक है अपने जो अपन नॉर्मल डेली बेसिस पे खाते हैं, ठीक है, एरिथ्रोमाइसिन टेट्रासाइक्लिन। ब्रॉड स्पेक्ट्रम में अगर देखा जाए तो इट इज अफेक्टिव अगेंस्ट अ वाइड रेंज ऑफ ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, फॉर एग्जांपल क्लोराम्फेनिकोल, एमॉक्सिलिन। भाई ये बहुत ज्यादा हाई रेंज वाली एंटीबायोटिक है। आपको क्या क्या याद रखना है, ये तो याद रखना ही है, ये याद रखना है, ये बहुत कम चांसेस है, ये याद रख लेना, ठीक है। चलो सल्फोनामाइड्स क्या होते हैं, सल्फा ड्रग्स। Sulfa drugs. These were the first effective chemotherapeutic agents used systematically for bacterial infection before penicillin became widely available. इसके पहले ना पेनिसिलिन जब अवेलेबल हुआ उसके पहले सल्फा ड्रग्स का ही यूज करते थे, सल्फोनामाइड्स का, ठीक है, सल्फाडायाजीन का, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं एनेस्थेटिक्स। एनेस्थेटिक्स मैंने बताया था जो बेहोश कर देते हैं आपको, है ना। पेन एंड कॉन्शियसनेस ब्लॉकर्स, पेन भी ब्लॉक कर देते हैं, बेहोशी भी कर देते हैं, कॉन्शियसनेस ही ब्लॉक कर देते हैं, ठीक है। चलो एनेस्थेटिक्स कॉज अ रिवर्सिबल लॉस ऑफ सेंसेशन। रिवर्सिबल मतलब जो वापस आ सके, लॉस करते हैं सेंसेशन का, सेंस नहीं होगा आपको पर वो वापस आ जाएगा, ऐसा नहीं कि चला ही गया परमानेंटली, ठीक है। दे आर एसेंशियल फॉर सर्जरी टू प्रिवेंट द ब्रेन फ्रॉम परसीविंग पेन। भाई सर्जरी के लिए जरूरी होते हैं जिसमें कि ब्रेन ना रिसीव ना कर पाए पेन को। पेन अगर भाई सीधा अंग काटेंगे किसी का कितना दर्द होगा, तो उसके लिए होता है, ठीक है। चलो टाइप्स क्या होते हैं, लोकल एनेस्थीसिया होता है एक तो कि नंबर स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द बॉडी, फॉर एग्जांपल डेंटल वर्क। जब आप कुछ डेंटिस्ट के पास जाते हैं कोई डेंटल वर्क कराने, तो क्या होता है वो आपको एक लोकल एनेस्थीसिया देता है कि भाई आपका इतना पार्ट बस सुन्न हो जाता है, ठीक है, तो लोकल एनेस्थीसिया होते हैं। एग्जांपल लिडोकेन, ज़ाइलोकेन, कोकेन एंड बेंजोकेन। कोकेन से आपको लगा होगा भाई ड्रग्स, बट हाँ नॉट दैट मच अमाउंट ऑफ इट, थोड़ा सा अमाउंट दिया जाता है, ठीक है। बेंजोकेन, लिडोकेन, ठीक है। अब देखो जनरल एनेस्थीसिया जो आपके सर्जरीज में यूज होते हैं, कॉज अ कंप्लीट लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, कंप्लीट लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस कर देते हैं। एग्जांपल क्लोरोफॉर्म, मोस्टली हिस्टोरिक ड्यू टू टॉक्सिसिटी, एथाइल डाइएथाइल ईथर and modern gases like nitrous oxide, आजकल ये यूज हो रही है nitrous oxide which is also a laughing gas, and isoflurane, ठीक है, isoflurane, nitrous oxide, ये दो आपको याद जरूर रखना है, ये ठीक है। क्लोरोफॉर्म तो याद होगा ही सबको भाई, ठीक है। लिडोकेन सब याद रखेंगे, केन याद रखना, कोकेन, लिडोकेन, बेंजोकेन एक ही है, ठीक है, याद कर लेना ये वाला, कहाँ गया, ठीक है। चलो लिडोकेन और कहां यूज होता है भाई, किसी चीज को डिसेंसिटाइज करना है तो, आज बोर्ड में कुछ दिक्कत है, डिसेंसिटाइज करना है अगर किसी को तो, ठीक है। चलो केमिकल सिग्निफिकेंस क्या है, मैनी जनरल एनेस्थेटिक्स आर सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, एल्केन्स, ईथर्स और हैलोअल्केन, ये आपको इससे कोई मतलब नहीं, कोई लेना देना नहीं, ठीक है, इस लाइन से आपको कोई लेना देना नहीं, कुछ नहीं है। चलो नेक्स्ट ट्रैंकुलाइजर्स देखा होगा आपने क्या कि भाई ट्रैंकुलाइजर्स वो ऐसे मुंह से, पुरानी पिक्चरों में वो बम्बू से
ट्राइबल लोग क्या करते हैं, ऐसा कुछ फंसाते हैं, फूंक मारते हैं तो एक ऐसी सुई जैसा जाके लगता है किसी में, वो बेहोश हो जाता है। देखा होगा सबने मूवीज में, शेर वगैरह को ये करते हैं। तो क्या है साइकोथेराप्यूटिक ड्रग्स, साइकोथेराप्यूटिक ड्रग्स क्या है, दीज आर केमिकल कंपाउंड्स यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ स्ट्रेस एंड माइल्ड और इवन सीवियर मेंटल डिसीजेस, दे इंक्लूड अ सेंस ऑफ वेलबींग। ये तो हमने वो पिक्चरों में देखा था, वो जाता है वो भी ट्रैंकुलाइजर्स है, पर काम क्या है, साइकोथेराप्यूटिक ड्रग्स है। अगर अपन नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स में देखें, वो तो सब पिक्चरों में लगा रहता है, ह्यूमन बीइंग्स में क्या करते हैं, ट्रीटमेंट ऑफ स्ट्रेस एंड माइल्ड और इवन मेंटल डिसीजेस। मेंटल डिसीजेस क्योर होती हैं, ट्रीटमेंट ऑफ स्ट्रेस होता है। बेसिकली जब स्ट्रेस होता है ना, ट्रैंकुलाइजर एक अच्छी फीलिंग देता है कि नशे टाइप का, कि अब वाह मजा आ गया, कोई स्ट्रेस नहीं है अब, है ना, कोई एंजाइटी नहीं है, ठीक है। दे इंड्यूस अ सेंस ऑफ वेल बीइंग, ये देखो वेल बीइंग की एक फीलिंग आती है कि वाह सब कितना अच्छा है, सब बढ़िया बढ़िया लग रहा है, ठीक है। मैकेनिज्म, दे एक्ट ऑन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे ही वर्क करेंगे भाई ये ऐसी चीजें, ठीक है, बाय रेगुलेटिंग न्यूरोट्रांसमीटर्स, ठीक है। अब न्यूरोट्रांसमीटर्स आप अगर आपको बता दिए तो अच्छा आधा घंटा आपको चला जाएगा, इसलिए रहने देते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर्स बेसिकली कुछ ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस हैं जो, वो बहुत बड़ा हो जाएगा आपके लिए, समझो। यहां पे न्यूरोट्रांसमीटर्स है ना, ये जब इस पॉइंट ऑफ यहां पे इन रिसीवर्स पे लग जाएंगे अगर ये न्यूरोट्रांसमीटर्स, तब जाके आपको एक सेंस आता है कि हाँ अब अच्छा लग रहा है, ठीक है। या फिर ये अगर ब्लॉक हो जाएंगे तो आपको लगेगा कि हाँ भाई, मतलब अगर इसको किसी ने ब्लॉक कर दिया, बेसिकली इनको फुलफिल कर दिया किसी ने, तो फिर आपको अच्छी फीलिंग आने लगती है। वो हटाओ, वो आपको इतना दिमाग नहीं लगाना है, आपको ये पढ़ना है। क्लासिफिकेशन पे आ जाओ, देखो एंटी डिप्रेसेंट्स, ये देखो यही खाते हैं लोग जिनको डिप्रेशन हो जाता है। एंटी डिप्रेसेंट्स यूज टू एलिवेट मूड, मूड अच्छा करने के लिए, क्या है, आइप्रोनियाजिड एंड फेनाइलजाइन, फेनिलजाइन, क्या है, आइप्रोनियाजिड एंड फेनिलजाइन, क्या, आइप्रोनियाजिड एंड फेनिलजाइन, ठीक है। माइल्ड ट्रैंकुलाइजर्स क्या करते हैं, यूज फॉर रिलीविंग टेंशन और एंजाइटी, किसी को एंजाइटी आ जाती है, पैनिक अटैक्स आ रहे हैं, क्या एग्जांपल, क्लोरोडाई एजिपोक्साइड, क्लोरोडाई एजिपोक्साइड या फिर इक्विनिल, ठीक है, याद करना है। फिर हिप्नोटिक, स्लीप इंड्यूसिंग, भाई किसी को नींद नहीं आती, स्लीप इंड्यूसिंग क्या है, बार्बिट्यूरिक एसिड, याद रखना। एग्जांपल्स, वेरोनल, एमाइटल, नेम्ब्यूटल, ल्यूमिनल एंड सेकुनल। देखो एक से नाम है, नल 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 आ रहा है, सेकुनल, ल्यूमिनल, नेम्ब्यूटल, एमाइटल, वेरोनल, है ना, नल नल आ रहे हैं। चलो इंटरेस्टिंग फैक्ट, व्हाट इज, देखो ये देखो, रिजरपाइन, रिजरपाइन ऑब्टेन्ड फ्रॉम द रूट्स ऑफ द राउवोल्फिया सर्पेंटिना प्लांट। भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आया भी है पीवाईक्यू में, ठीक है। रिजरपाइन क्या होता है, पहले कहां से ऑब्टेन होता है, रूट्स ऑफ राउवोल्फिया सर्पेंटिना प्लांट से, एक प्लांट है, ठीक है, उसके रूट से मिलता है अपन को क्या, रिजरपाइन वाज वन ऑफ द फर्स्ट ट्रैंकुलाइजर्स यूज्ड टू मैनेज हाई ब्लड प्रेशर एंड एजिटेशन। फर्स्ट, पहला जो था ट्रैंकुलाइजर वो ये था अपना रिजरपाइन, याद रहेगा। क्या कर रहा था वो, मैनेज कर रहा था हाई ब्लड प्रेशर, एजिटेशन, ये सबको। चलो एक बार ये देख लो थोड़ा सा, क्या है, आपकी एक टेबल है, इसमें क्या क्या है, देखो एक बार रिवाइज करवा देता हूं। देखो पहला डिसइंफेक्टेंट, कहां कहां यूसेज है इसके, फ्लोर्स पे, ड्रेन्स पे, वाटर पे, ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर, 1% फिनॉल, ये सब यूज करते हैं, ठीक है। लोकल एनेस्थेटिक्स, डेंटल स्मॉल स्टिचेस इसमें लगता है, लिडोकेन, कोकेन, ये सब। जनरल एनेस्थेटिक्स क्या है, मेजर सर्जरी में यूज होते हैं, नाइट्रस डाइऑक्साइड, डायथालीथर। ट्रैंकुलाइजर्स एंजाइटी, मेंटल हेल्थ क्योर करते हैं, वेरोनल, इक्विनल, रेजरपाइन, ये सारे। फिर उसके बाद ये देखो एंटीपायरेटिक्स, एंटीपायरेटिक्स लोअर फीवर, पैरासीटामोल। एनाल्जेसिक, पेन रिलीवर, रिलीफ पेन, मॉर्फिन, नार्कोटिक होता है, और एस्पारिन नॉन नार्कोटिक होता है। एंटीबायोटिक जो बैक्टीरिया को किल कर दें, पेनिसिलिन, सल्फोनामाइड। एंटीसेप्टिक लिविंग टिश्यू पे यूज होता है, क्लोरोजाइलिनॉल, टिंक्चर ऑफ आयोडीन। फिर डिसइंफेक्टेंट, ये अपन ने देख लिया, ठीक है। चलो याद रखना है। अब आ जाते हैं अपन, एक थोड़ा सा पार्ट है पॉलीमर्स का, किसका, पॉलीमर्स का, वो थोड़ा सा छूट गया था, पॉलीमर अपन एक बार देख लेते हैं क्योंकि क्वेश्चंस आए इससे। चलो पॉलीमर्स देखते हैं। डेफिनेशन क्या है, सबसे पहले पॉलीमर से समझ में क्या आ रहा है, पॉली मतलब ज्यादा, मैनी बहुत सारे,
अब बहुत सारी कुछ चीजें अटैच कर देंगे एक दूसरे से तो पॉलीमर। देखो पॉली मतलब मैनी एंड मर्स मतलब यूनिट्स। बहुत सारी यूनिट्स को जब मर्ज कर दिया जाए, बहुत सारी यूनिट्स को बहुत सारे मर्ज कर दिया जाए तो क्या बनेगा? पॉलीमर्स। लार्ज मॉलिक्यूल्स फॉर्म्ड बाय रिपीटिंग स्ट्रक्चरल यूनिट्स कॉल्ड मोनोमर्स। क्या होता है? मोनोमर्स बहुत सारे मिलके, बेसिकली मोनोमर्स बहुत सारे मिल जाएंगे तो क्या बना देंगे? पॉलीमर। ठीक है। एन क्यों लगाए? एन मतलब मतलब कोई भी नंबर, बड़ा सा नंबर कोई भी ले लो, उतने नंबर के अगर मोनोमर्स लगा दोगे तो पॉलीमर बन जाएगा। ठीक है, चलो। एन बेसिकली कोई भी होल नंबर है। अब देखो की कॉन्सेप्ट, मोनोमर्स आर लिंक्ड टुगेदर बाय कोवेलेंट बॉन्ड्स। किससे लिंक होते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड से। याद रखना ये चीज, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। क्या तुम अभी समझे कि नहीं समझे? समझो एक ये मॉलिक्यूल है और ये सेम मॉलिक्यूल या डिफरेंट मॉलिक्यूल को ऐसे ऐसे हम कोवेलेंट बॉन्ड से ज्वाइन कर रहे हैं। बेसिकली यहां सिंगल ही मॉलिक्यूल रहता है, सिंगल ही मॉलिक्यूल रहता है, इनको ऐसे ऐसे ज्वाइन कर दे रहे हैं एक दूसरे से तो पॉलीमर बन जाएगा। मोनोमर, बहुत सारे मोनोमर्स मिलके पॉलीमर बना लेते हैं। चलो, क्लासिफिकेशन नेचुरल, सिंथेटिक, सेमी सिंथेटिक। क्या नेचुरल में पढ़ेंगे? फाउंड इन प्लांट्स और एनिमल्स। फॉर एग्जांपल प्रोटीन्स, प्रोटीन्स कैसे जोड़ते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड से, देखो। ठीक है। सेल्यूलोस, नेचुरल रबर, रबर वगैरह सेल्यूलोस, ये सब क्या है? नेचुरल पॉलीमर। फिर सिंथेटिक क्या है? मैन मेड, जो हमने बनाया है, पॉलीथीन हमने बनाया है, नायलॉन, पीवीसी। अभी हम इनके मोनोमर्स भी देखेंगे। पॉलीथीन किससे बना है? किससे समझ में आ रहा है? इथीन को। इथीन को जब पॉली, बहुत सारे पॉली, मतलब समझो इथीन 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 बहुत सारे मिल जाएंगे तो पॉलीथीन बन जाएगा। ठीक है। ऐसी नायलॉन का है, पीवीसी का भी स्ट्रक्चर है। पॉली, इसका फुल फॉर्म कौन बताएगा? चलो बताओ, इसका फुल फॉर्म बताओ कमेंट में। सेमी सिंथेटिक, नेचुरल पॉलीमर्स मॉडिफाइड केमिकली। ये जो नेचुरल पॉलीमर्स हैं उनको अगर आप थोड़ा मॉडिफाई कर दो, उसमें कुछ इंटरफेरेंस कर दे तो क्या बन जाता है? रेयॉन बन जाता है, वल्कनाइज्ड रबर बन जाती है। अभी ये सब देखेंगे। चलो, नायलॉन का फैक्ट क्या है? द नेम कम्स फ्रॉम NY विच इज न्यूयॉर्क एंड लंदन। ये नायलॉन कहां से आया है? न्यूयॉर्क और लंदन से। ठीक है, समझ रहे हो? इधर से ड्राइव हुआ। फैक्ट थे कुछ। चलो, टाइप ऑफ पॉलीमराइजेशन देखो, कुछ पॉलीमराइजेशन के टाइप देख लो। पहला क्या है? एडिशन पॉलीमराइजेशन। समझ में क्या आ रहा है? दो चीजें ऐड हो रही होंगी, वही है। मोनोमर्स आर अनसैचुरेटेड डबल ट्रिपल बॉन्ड, इसका मतलब डबल बॉन्ड वाले, बेसिकली CH2 डबल बॉन्ड CH2। इस टाइप के क्या मोनोमर्स ऐड हो जाते हैं, मिलके एक एडिशन वाला पॉलीमर बनाएंगे। नो बाय प्रोडक्ट, कोई बाय प्रोडक्ट नहीं बना है। एग्जांपल इथीन से मिलके बनता है पॉलीथीन। ठीक है, टेफ्लॉन भी इसका एक एग्जांपल है। कंडेंसेशन, कंडेंसेशन से क्या समझ में आया? जब भी कोई कंडेंसेशन टाइप का रिएक्शन हो रहा हो वहां पर H2O बाय प्रोडक्ट में निकलता है। क्या? H2O बाय प्रोडक्ट में निकलता है। ठीक है। मोनोमर्स हैव डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स। भाई कोई फंक्शनल ग्रुप होगा, फंक्शनल ग्रुप अपने पढ़े थे, याद है? OH था, Cl था, Br था, CHO था, ये सारे क्या है? फंक्शनल ग्रुप्स है ना? तो मोनोमर्स हैव डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। समझो इसी में CH2CHOH हो, समझ रहे हो? कोई फंक्शनल ग्रुप अटैच हो तो क्या होगा? स्मॉल मॉलिक्यूल लाइक वाटर, अमोनिया और अल्कोहल आर रिलीज्ड एज बाय प्रोडक्ट। क्या क्या निकल सकते हैं? देखो ज्यादातर तो सिर्फ H2O ही निकलता है। ठीक है, आपको ज्यादा डेप्थ में तो पढ़ना नहीं है, पॉलीमर एक बहुत अच्छा चैप्टर है वरना। ठीक है, डेप्थ में उतना पढ़ना नहीं है। अपन को क्या याद रखना है कि भाई वाटर निकलता है बेसिकली, इनको हटा दो, दिमाग में क्या रखो? वाटर निकलेगा कंडेंसेशन रिएक्शन में बाय प्रोडक्ट। चलो, एग्जांपल नायलॉन 66, ये एक ही है, नायलॉन 66। ठीक है, बेकेलाइट, टेराइलिन। बेकेलाइट पता है वो जो पुराने जमाने में टीवीज आती थी उनके पीछे वो ब्लैक कलर का लगा रहता था, बड़ा सा, वो ऐसा डब्बा सा बड़ा सा पीछे ब्लैक कलर का, वो बेकेलाइट से ही बनता था। ठीक है, चलो देखो, एडिशन पॉलीमराइजेशन में चेन ग्रोथ होती है, ये अपन ने पढ़ लिया क्या? इन दिस प्रोसेस मोनोमर्स, वही है, मोनोमर्स यूनिट्स आर सिंपली एडेड टुगेदर, सिंपली जुड़ जाती है। जैसे कि यही बता देता हूं, CH2 डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CH2, ऐसे ऐसे CH2 डबल बॉन्ड CH2 जोड़ते जाएंगे, पॉलीथीन बन जाएगा, है ना? रिक्वायरमेंट क्या है? मोनोमर्स मस्ट बी अनसैचुरेटेड। यहां पर अनसैचुरेटेड मतलब डबल या ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए बेसिकली उनमें। Mechanism: the double bond opens up to form single bond with neighboring monomer unit. This usually happens via free radical or ionic. Basically क्या करता है? एक बॉन्ड खुल के वो बना देता है, एक यहां ये था। ठीक है, अब इसका एक डबल बॉन्ड खुल के
ऐसा खुलेगा और एक सिंगल बॉन्ड बना लेगा बाजू वाले के साथ। क्या? CH2, एक बॉन्ड खुल गया, CH2, एक बॉन्ड जो खुला है वो बाजू वाले के साथ बना लेगा CH2 के साथ, और अगला भी ऐसे ऐसे बनता रहेगा, तो ऐसे बन जाएगी पॉलीथीन। आई बात समझ में? और इसको भी ऐसे लिखते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं कि इसके आगे भी होगा कुछ। ठीक है, चलो की फीचर, द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द पॉलीमर इज एन एग्जैक्ट मल्टीपल ऑफ द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द मोनोमर। क्या समझ में? जो मॉलिक्यूलर वेट है पॉलीमर का एग्जैक्ट मल्टीपल है ऑफ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ मोनोमर, नो बाय प्रोडक्ट। ठीक है, चलो कॉमन एग्जांपल देखो, पॉलीथीन फॉर्म्ड फ्रॉम इथीन। पीवीसी का फुल फॉर्म अरे दिख गया यहाँ पे, कोई नहीं, कमेंट में जिसने कर दिया तो कर ही दिया होगा। पॉलीविनाइल क्लोराइड, ठीक है, फॉर्म्ड फ्रॉम विनाइल क्लोराइड। विनाइल क्लोराइड बहुत सारे मिल जाएंगे तो पॉलीविनाइल क्लोराइड बना लेंगे। यूज्ड इन पाइप्स, ये सबको पता है, पीवीसी पाइप्स में यूज होते हैं, इंसुलेशन में यूज होते हैं। टेफ्लॉन फॉर्म्ड फ्रॉम टेट्राफ्लोरोइथीन। ये सब याद करने, ऐसे नाम के लिए नहीं लिख दिया मैंने, ये इंपॉर्टेंट है। इनके मोनोमर्स पूछे जा सकते हैं या फिर पॉलीमर्स पूछे जा सकते हैं। पूछा जा सकता है भाई टेट्राफ्लोरोइथेन को अगर हम बहुत सारे एडिशन पॉलीमराइजेशन कराएं उसका तो क्या बनेगा, याद रखना टेफ्लॉन बनेगा। टेफ्लॉन को क्या लिखते हैं? PTFE। ठीक है, चलो PTFE मतलब क्या है? पॉली टेट्राफ्लोरोइथीन, पॉली टेट्राफ्लोरोइथीन। आई बात समझ में? यूज्ड फॉर नॉन स्टिक कोटिंग ऑन कुकवेयर। जो नॉन स्टिक कोटिंग होती है ना, कि अरे वाह नॉन स्टिकी वाले पेन आ रहे हैं, किससे बने? टेफ्लॉन से बने। पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल और लॉन कहते हैं जिसको, यूज्ड एज अ सब्स्टिट्यूट फॉर वूल। ठीक है, याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स ही लिखे हैं आपके सामने। चलो फिर कंडेंसेशन में देखो, वही बात है कि भाई कोई फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद मोनोमर्स लिंक टुगेदर, कुछ याद नहीं रखना, आपको याद रखना है क्या? कॉमन बाय प्रोडक्ट निकलेगा एक H2। चलो एग्जांपल देखो नायलॉन 66 का। यहां पे दो चीजें देखना, एडिशन ऑफ एडिपिक एसिड एंड हेक्सामिथाइलिन डायमीन। याद रखना पड़ेगा भाई, ये याद करने के ही है। ठीक है, हम लोगों ने भी बहुत रटी है, केमिस्ट्री कॉन्सेप्ट है पर नाम ऐसे है ना जो आपको रटने पड़ेंगे। सेम बायोलॉजी में कॉन्सेप्ट है पर नाम ऐसे है जो आपने भाई पहली बार सुना होगा। अब जब अगर आप जापानीज पहली बार पढ़ोगे तो आपको जब शिंग शुंग शांग ऐसा कुछ नाम सुनाई देगा तो आप खुद कहोगे हाँ यार भाई इसको तो याद ही करना पड़ेगा ना। उसके बाद जब ये सुनोगे कि हाँ शिंग शुंग शांग ने क्या किया, कैसे किया, वो आपका कॉन्सेप्ट है, वो आप समझ सकते हो, वो आप दिमाग में रटोगे नहीं, रटना नाम पड़ेगा। ठीक है, तो एडिपिक एसिड और हेक्सामिथाइलिन डायमीन से क्या बन जाता है? नायलॉन 66। अ वाटर मॉलिक्यूल इज रिलीज्ड फ्रॉम एवरी लिंक फॉर्म्ड, बेसिकली H2O निकलेगा। टेराइलिन, जिसको डेक्रोन या पॉलीस्टर कहते हैं, किससे बने हैं? एथिलीन ग्लाइकॉल और टेरेप्थेलिक एसिड। ठीक है, एथिलीन ग्लाइकॉल और टेरेप्थेलिक एसिड। बेकेलाइट, द थर्मोसेटिंग प्लास्टिक फॉर्म्ड फ्रॉम फिनॉल एंड फॉर्मेल्डिहाइड। ये तो इजी है, ये हो जाना चाहिए, फिनॉल एंड फॉर्मेल्डिहाइड से बनता है। इट इज यूज्ड फॉर इलेक्ट्रिकल स्विचेस एंड पॉट हैंडल्स। ठीक है, चलो देखो ये बेटा याद करने पड़ेंगे आपको, ये भी और ये भी। ठीक है, चलो अब देखते हैं रबर्स एंड प्लास्टिक्स क्या बोल रहे हैं यहां पे। रबर्स एंड प्लास्टिक देखो, यहां पे नेचुरल रबर्स मोनोमर्स इज आइसोप्रीन। आइसोप्रीन है मोनोमर, 2-methyl-1,3 ब्यूटाडाइन। क्या है? आइसोप्रीन, 2-methyl-1,3 ब्यूटाडाइन। आइसोप्रीन का नाम बोल रहे हैं, ये साथ में नहीं जोड़ा है, ये अलग है, ये इतना अलग है। आइसोप्रीन को खोलेंगे अगर अपन तो ऐसा दिखेगा 2-methyl-1,3 ब्यूटाडाइन। समझ में आया? चलो फिर सिंथेटिक रबर, आपको ये याद नहीं करना है, ये याद जरूर करना पर आइसोप्रीन। ठीक है, सिंथेटिक रबर नियोप्रीन, मोनोमर एज क्लोरोप्रीन। रट लो, सिंथेटिक रबर नियोप्रीन, इसका मोनोमर क्या? क्लोरोप्रीन होता है। क्लोरोप्रीन बहुत सारे जोड़ोगे तो नियोप्रीन बनेगा। ब्यूनाएस ब्यूनाएन, यूज्ड फॉर शू सोल्स एंड च्युइंग गम, फॉर फ्यूल पाइप्स एंड टैंक लाइनिंग्स। ये भाई याद करना है आपको, ब्यूनाएस ब्यूनाएन। ठीक है, यार याद ही करना पड़ेंगे। ठीक है, देखो ब्यूनाएन कैसे बनता है? एक्राइलोनाइट्राइल, एक्राइलो एलओ। ठीक है, एक्राइलोनाइट्राइल प्लस 1,3 ब्यूटाडाइन, ब्यूटाडाइन। ठीक है, और ब्यूना एस कैसे बनेगा?
कहाँ लिख देते, यहां लिख देते। ये कैसे बनेगा, स्टाइरीन प्लस 1,3 ब्यूटाडाइन। ठीक है, चलो याद रखना है, इसलिए बता रहा हूं भाई, मोनोमर्स के नाम याद रखने जरूरी है। देन वल्कनाइजेशन क्या होता है, हीटिंग नेचुरल रबर विद सल्फर टू इंप्रूव स्ट्रेंथ एंड इलास्टिसिटी। भाई नॉर्मल जो आपको नेचुरल रबर प्राप्त होती है, जो प्लांट से या पेड़ से जो प्राप्त होती है, उसमें आप सल्फर से क्या करवाते हो, सल्फर से हीट करवाते हो। हीट करवाया, सल्फर वल्फर मिला दिया तो बहुत अच्छी इलास्टिसिटी मिल जाएगी, खिंचेगी वो रबड़ बढ़िया वाली। ठीक है, चलो प्लास्टिक्स, थर्मोप्लास्टिक, प्लास्टिक के टाइप बताना है। थर्मोप्लास्टिक होती है, थर्मोप्लास्टिक क्या, कैन बी रिमोल्डेड ऑन हीटिंग, फॉर एग्जांपल पॉलीथीन, पीवीसी। समझ में आ रहा है क्या, कि भाई वापस से रिमोल्ड हो सकती है। आप प्लास्टिक को पिघलाओगे, ठीक है, पूरी बर्न आउट नहीं हो जाएगी। ठीक है, पॉलीथीन को आप थोड़ा सा हीट करोगे तो थोड़ी ऐसी 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 सिकड़ जाएगी। ठीक है, उसको आप वापस से रीशेप कर सकते हो, किसी भी मॉडल में ढाल सकते हो। जैसे सोना है ना, सोने को आप पिघलाते हो फिर उसको किसी भी मोल्ड में डाल दो, सेम हीट करोगे। ठीक है, कैन बी रिमोल्डेड ऑन हीटिंग, हीटिंग से रिमोल्ड हो सकती है। फिर थर्मोसेटिंग, थर्मोसेटिंग क्या होती है, वंस सेट कैन नॉट बी रिमोल्डेड। एक बार सेट हो गई भाई, वो प्लास्टिक के जैसे स्केल्स ही होते हैं प्लास्टिक के, टक करो टूट गए। ठीक है, हीट करोगे तो कुछ नहीं, कुछ क्या ही होगा, पिघल जाएगा, खत्म, उसके बाद क्या ही बचेगा उसमें, कुछ नहीं बचेगा, है ना, राइट। तो ऐसे है जो रिमोल्डेड नहीं हो सकते, कैन नॉट बी रिमोल्डेड। फॉर एग्जांपल बेकेलाइट, कुकर के हैंडल्स हो गए, इलेक्ट्रिकल स्विचेस हो गए, ये सब। ठीक है, दो तरह की याद करिए अपन ने प्लास्टिक, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। अच्छा, कॉस्मेटिक केमिस्ट्री थोड़ी सी देख लेते हैं। जो सिंदूर हम महिलाएं जो सिंदूर लगाती हैं उसको क्या कहते हैं इंग्लिश में, वर्मिलियन। क्या कहते हैं, वर्मिलियन। कंटेन्स मर्क्यूरिक सल्फाइड, HGS और रेड लेड। देख रहे हो क्या रहता है, रेड लीड या फिर मर्क्यूरिक सल्फाइड। ठीक है, सनस्क्रीन जो लगाते हैं उसमें क्या होता है, कंटेन्स टाइटेनियम डाइऑक्साइड एंड जिंक ऑक्साइड। याद करना पड़ेगा, आजकल इनका जोर चल रहा है वो सनस्क्रीन का। ठीक है, नेल पॉलिश रिमूवर में कंटेन्स एसीटोन, एसीटोन रहता है। आर्टिफिशियल सिल्क में नोन एज रेयन, रेयन को क्या कहा जाता है, आर्टिफिशियल सिल्क। ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। यहां पे आज फैक्चुअल क्लास ही होने वाली है कि भाई इनको ये कहते हैं, इनको ये कहते हैं। कोई कॉन्सेप्ट तो है नहीं इसमें, क्यों कहते हैं एसीटोन, क्यों कहते हैं, अरे भाई एसीटोन है क्योंकि वो यूज हो रहा है इसलिए कहते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद करना है। चलो कम ऑन, चलो ये आ गया बहुत इंपॉर्टेंट चीज, क्या, फर्टिलाइजर्स। इस पे बहुत क्वेश्चंस आए। फर्टिलाइजर का एनपीके रेशियो क्या होता है, एनपीके मतलब नाइट्रोजन, पोटेशियम और फॉस्फोरस। ठीक है, देखो आइडियल फॉर सॉइल इज 4:1 रेशियो रहना चाहिए, मतलब 4 पार्ट्स और नाइट्रोजन के, 2 पार्ट्स अपने फॉस्फोरस के और 1 पार्ट पोटेशियम का। ये होता है फर्टिलाइजर में। यूरिया कंटेन्स द हाईएस्ट नाइट्रोजन, ये देखो भाई यूरिया बहुत सुना होगा, डलता है। ठीक है, 46% के अराउंड इसमें नाइट्रोजन डलता है, याद रखना है दिमाग में। ठीक है, अब देखो फर्टिलाइजर कैटेगरी नाइट्रोजनस वाले, यूरिया हो गया, 46% नाइट्रोजन है, हाईएस्ट सॉलिड नाइट्रोजन कंटेंट। फिर फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स, देखो डैप। ठीक है, प्रोवाइड्स बोथ नाइट्रोजन एंड पी मतलब फॉस्फोरस, क्रिटिकल फॉर रूट्स। फिर पोटेसिक, जिसमें ज्यादा पोटेशियम होगा, म्यूरिएट ऑफ पोटाश, ये याद रखने नाम। ठीक है, पोटेशियम क्लोराइड इंप्रूव्स इम्यूनिटी। ठीक है, कॉम्प्लेक्स एनपीके मिक्सचर मस्ट आइडियली फॉलो द 4:1 रेशियो, ये रेशियो फॉलो करना पड़ता है एनपीके मिक्सचर को। चलो ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, अच्छे से कर लेना यार, सच में PYQs भरे पड़े हैं फर्टिलाइजर्स, और यही नॉर्मल पूछ लेते हैं। यूरिया का फॉर्मूला क्या है, NH2CO NH2, याद रखना ये चीज। ठीक है, भूलना नहीं है। सबसे ज्यादा नाइट्रोजन इसी में होता है। चलो अब आ गए अपन ग्लास एंड सीमेंट पे। ठीक है, ग्लास एंड सीमेंट क्या कह रहे हैं, टाइप्स ऑफ ग्लास पढ़ लेते हैं सबसे पहले। पायरेक्स, बोरोसिलिकेट। ठीक है, पायरेक्स या बोरोसिलिकेट हीट रेजिस्टेंट होते हैं, लेबोरेटरी इक्विपमेंट में यूज होते हैं, जैसे टेस्ट ट्यूब्स देखे होंगे आपने। ठीक है, फनल्स देखी होंगी आपने, ये सब क्या है, बीकर्स देखे होंगे, ये सब हीट रेजिस्टेंट होते हैं। इनको गर्म, क्योंकि भाई बीकर पे अपन गर्म करते हैं, अगर लैब में कोई गया हो काम किया हो तो देखा होगा भाई गर्म करते हैं हम। ठीक है, बीकर्स को गर्म कर रहे हैं, टेस्ट ट्यूब को गर्म कर रहे हैं, फट ना जाए, हीट रेजिस्टेंट रहते हैं थोड़े। तो कौन से ग्लास होते हैं, पायरेक्स या बोरोसिलिकेट के, उस पर लिखा भी होता है बोरोसिलिकेट का भी ध्यान देना। फिर क्रूक्स ग्लास
क्रूक्स ग्लास क्या, एब्जॉर्ब यूवी रेज, सनग्लासेस, सनग्लासेस कौन से होते हैं, क्रूक्स ग्लास, ठीक है। देन फ्लिंट ग्लास, हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंसेज, प्रिज्म्स, जो लेंस हम पहनते हैं नॉर्मल चश्मे में, फ्लिंट ग्लासेस रहते हैं, ठीक है। फिर जेना ग्लास, बेस्ट क्वालिटी स्ट्रॉन्गेस्ट जेना ग्लासेस होते हैं, ठीक है। चलो सीमेंट देखो, जिप्सम, जब हमने पीओपी पढ़ा था, याद है हमने एक बार प्लास्टर ऑफ पेरिस पढ़ा था, किससे बनता था, जिप्सम से ही, CaSO4.2H2O, याद है कि नहीं, बताओ, पढ़ाई हो रही है कि नहीं हो रही है, हाँ, रिवीजन बहुत जरूरी है भाई, रिवीजन करो, ठीक है। एडेड टू स्लो डाउन द सेटिंग स्पीड ऑफ सीमेंट, जल्दी सेट ना हो जाए इसलिए जिप्सम ऐड किया जाता है। सेटिंग प्रोसेस इन्वॉल्व्स हाइड्रेशन एंड हाइड्रोलिसिस, सबको पता है भाई, जब सीमेंट को सेट कराना है तो भाई उसमें हाइड्रेशन, मजदूरी, सबके यहाँ किसी ना किसी ने मजदूरी देखी होगी कि हाँ यार मजदूर को काम करते देखा होगा, सीमेंट को सेट करना है तो क्या पानी मिलाते हैं उसमें, फिर उसको घोल बनाते हैं और फिर लगा देते हैं, तो वही हाइड्रोलिसिस, ये कुछ ज्यादा नहीं, ये देखो जिप्सम याद रखना है, जिप्सम मिलाते हैं बेसिकली उसमें। ग्लास के कुछ कलर देखो, केमिकल उनमें ऐड क्या होते हैं वो देखो ध्यान से, ठीक है। अगर किसी ग्लास में कलर डीप ब्लू देना है तो कौन सा, कोबाल्ट ऑक्साइड डालेंगे उसमें, ठीक है, कोबाल्ट ऑक्साइड। ग्रीन बनाना है फेरस ऑक्साइड, ये भूल जाओ। रेड बनाना है तो सेलेनियम या गोल्ड क्लोराइड। येलो बनाना है तो कैडमियम सल्फाइड या यूरेनियम ऑक्साइड। पर्पल बनाना है या वायलेट बनाना है तो मैंगनीज डाइऑक्साइड। ये याद करने पड़ेंगे आपको, ठीक है। भले ये सेकेंडरी वाले याद नहीं करना, कोई बात नहीं, पर ये याद कर लेना, ठीक है। चलो, पिगमेंट इन फायरवर्क, फायरवर्क जब आप वो फटाके फोड़ते हो ऊपर कलर कैसे दिखते हैं, रेड, ब्लू, ऑरेंज, ठीक है, ये सब किस वजह से दिखते हैं यहां देखेंगे हम। तो ब्रिलियंट कलर इन क्रैकर्स आर ड्यू टू स्पेसिफिक मेटल सॉल्ट्स, किन की वजह से आते हैं, मेटल के सॉल्ट्स की वजह से आते हैं, किनकी, मेटल के सॉल्ट्स की वजह से। कौन कौन से, जैसे रेड कलर है स्ट्रोंशियम के सॉल्ट की वजह से आता है, ग्रीन कलर है बेरियम के सॉल्ट की वजह से आता है, ब्लू कलर कॉपर सॉल्ट्स, ऑरेंज कैल्शियम और येलो सोडियम, व्हाइट और या सिल्वर मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम पाउडर। आई बात समझ में, कलर्स क्यों दिखते हैं, किसकी वजह से, मेटल सॉल्ट्स की वजह से, याद रखना है। फिर देखो आर्टिफिशियल स्वीटनर, जो आपने वो देखा होगा शुगर फ्री वगैरह, एडवर्टाइजमेंट देखी होगी, शुगर फ्री क्या होता है वो, एस्पार्टेम यूज्ड इन कोल्ड ड्रिंक्स, अनस्टेबल एट कुकिंग टेम्परेचर्स, कैन नॉट बी यूज्ड फॉर बेकिंग, ठीक है। एलिटेम हाई पोटेंसी स्वीटनर, मोर स्टेबल देन एस्पार्टेम, ठीक है। तो एस्पार्टेम क्या होता है ना, ये थोड़ा सा कुकिंग में आप इसका ज्यादा यूज नहीं कर सकते, ठीक है, कैन नॉट बी यूज फॉर बेकिंग वगैरह, कुकिंग में यूज नहीं कर सकते, पर एलिटेम जो है वो ज्यादा स्टेबल होता है, इसको कर सकते हो आप। एलिटेम स्वीटनर मीठी चीज है, ठीक है, पर ये क्या है, ये आर्टिफिशियल स्वीटनर है, ठीक है, आर्टिफिशियल स्वीटनर है। सैकरिन जो आया था भाई, सबसे पहला पॉपुलर आर्टिफिशियल स्वीटनर था, कहां से निकला था, एक्सक्रीटेड फ्रॉम द बॉडी एंड यूरिन अनचेंज्ड, समझ रहे हो, कहां से निकला था, एक्सक्रीटेड फ्रॉम द बॉडी इन यूरिन अनचेंज्ड, ठीक है। चलो, सुक्रालोज ट्राइक्लोरो डेरिवेटिव ऑफ सुक्रोज, सुक्रोज का ट्राइक्लोरो डेरिवेटिव है, मतलब समझ रहे हो, सुक्रोज का एक मॉलिक्यूल है उसमें 3 क्लोरीन लगा दिए बेसिकली, तो सुक्रालोज बन गया। स्टेबल एट कुकिंग टेम्परेचर्स, 4 नाम आपको याद करना पड़ेंगे अब, सुक्रालोज, सैकरिन, ठीक है, फिर एलिटेम, फिर एस्पार्टेम, ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है, याद करना पड़ेंगे, इंपॉर्टेंट है। चलो, इंपॉर्टेंट डेली यूज केमिकल्स एक बार देख लो। टिंक्चर ऑफ आयोडीन हम पहले पढ़ चुके हैं भाई, कहां पढ़ा था, एंटीसेप्टिक डिसइंफेक्टेंट, कहां पढ़ा था बताओ। A 2-3% solution of iodine in alcohol water mixture used as powerful antiseptic, ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस, जो प्लास्टर चढ़ जाता है, CaSO4 half H2 used for setting fractured bones, फ्रैक्चर्ड बोन को सेट करने में। इट इज ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग जिप्सम, बताया था ना जिप्सम, अब भी पढ़ा, जिप्सम क्या फॉर्मूला था उसका, CaSO4.2H2O, राइट, इसमें हाफ हो गया। Then baking powder versus baking soda. Baking powder is a mixture of what? Baking soda, sodium hydrogen carbonate and a mild edible acid like tartaric acid. क्या बोल रहे हैं, बेकिंग पाउडर कैसे बना है, बेकिंग पाउडर कैसे बना है, बेकिंग सोडा प्लस टार्टरिक एसिड से,
मिलके, ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर फॉर्मूला देखो CaOCl2, याद रखना भैया, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आ जाती हैं, सीरियसली आई हैं PYQs में, फॉर्मूलेज ही पूछे गए। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला बताओ, बेकिंग पाउडर का फॉर्मूला बताओ, वॉशिंग पाउडर का फॉर्मूला बताओ, वॉशिंग सोडा का, सॉरी बेकिंग सोडा का बताओ, जिप्सम का बताओ, प्लास्टर ऑफ पेरिस का बताओ, और ये मैं पढ़ा चुका हूं ऑलरेडी, ठीक है। चलो यहां देखो, यूज फॉर डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर, इट लूजेस इट्स पावर इफ केप्ट इन एन ओपन कंटेनर, ठीक है। ओपन कंटेनर में नहीं रखते हैं ब्लीचिंग पाउडर को, क्योंकि उसका पावर चला जाता है, ड्यू टू रिएक्शन विद CO2। क्यों चला जाता है? क्योंकि भाई हवा में CO2 है, उससे रिएक्ट कर जाती है। अब रिएक्ट कर जाती है कोई चीज तो यार उसका केमिकल कंपोजिशन चेंज हो जाता है, तो वो उतना कारगर नहीं होती। चलो फिर देखो स्पेशल कैटेगरी वाले जो अपने टेफ्लॉन वगैरह थे, टेफ्लॉन पॉलीटेट्रा फ्लोरोइथिलीन यूज्ड फॉर नॉन स्टिक कोटिंग, ये भी देख लिया था। बेकेलाइट थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, ये भी देख लिया था। केवलार, केवलार ध्यान से कहां यूज होता है केवलार, मिलिट्री वालों को तो पता होना चाहिए। अ सिंथेटिक फाइबर यूज्ड टू मेक बुलेट प्रूफ वेस्ट ड्यू टू इट्स हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, बुलेट प्रूफ वेस्ट में क्या यूज होता है? केवलार। लेक्सान, अ पॉलीकार्बोनेट यूज्ड फॉर मेकिंग बुलेट प्रूफ ग्लासेस, बुलेट प्रूफ ग्लास किससे बनता है? लेक्सन, ठीक है। चलो अब ये देखो सोप और डिटर्जेंट, ये थोड़ा सा पढ़ा चुका हूं पहले, फिर भी देख लो एक बार। सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड, फैटी एसिड रहती है इसकी लॉन्ग चेन, और ये सोडियम एंड पोटेशियम सॉल्ट से बने होते हैं ये हेड में, ठीक है। दे डू नॉट वर्क इन हार्ड वाटर, हार्ड वाटर में काम नहीं करते, बिकॉज दे रिएक्ट विद कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। हार्ड वाटर में क्या होता है? कैल्शियम और मैग्नीशियम होता है, अब इससे रिएक्ट कर नहीं पाते, तो वहां पर हार्ड वाटर में काम कारगर नहीं होते, ठीक है। टू फॉर्म एन इनसोल्यूबल स्कम। अब डिटर्जेंट क्या होता है? सोडियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग, यहां पोटेशियम था, सोडियम था, ठीक है, सोडियम और पोटेशियम, यहां पर सिर्फ सोडियम ऑफ लॉन्ग चेन एल्काइल बेंजीन सल्फोनेट्स, सोडियम का तो है, और एल्काइल्स, ये देखो क्या, एल्काइल बेंजीन सल्फोनेट्स की लॉन्ग चेन है, ठीक है। दे वर्क इन हार्ड वाटर बिकॉज देयर कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट्स आर वाटर सॉल्युबल, ये हार्ड वाटर से रिएक्ट कर जाता है, ठीक है। चलो इंपॉर्टेंट एसिड देखो इन फूड, विनेगर, ये भी हमने देखा था भाई, क्या होता है विनेगर? 5 to 8% सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड, रट जाना चाहिए अब तो। स्टिंजिंग एंट जो आपको काट लेती है, चींटी वगैरह काट लेती है, नेटल लीफ में जो नेटल लीफ, 1 सेकेंड पेन गिर गया, नेटल लीफ वगैरह में जो रहती हैं, काट लेती हैं, जो स्टिंग जो लगता है आपको, मेथेनोइक एसिड रहता है उसमें, फॉर्मिक एसिड भी कहते हैं जिसको। टोमेटो में ऑक्जेलिक एसिड होता है। टेमेरिंड, टेमेरिंड मतलब इमली या अंगूर में टार्ट्रिक एसिड होता है। साउर मिल्क, खट्टा जो खट्टा हो जाता है मिल्क या दही, उसमें लैक्टिक एसिड होता है। याद रखने की चीज है, आधे सब याद ही होंगी वैसे तो ये सब। चलो अब क्वेश्चंस पे आ गए अपन, ठीक है, क्वेश्चंस करेंगे चैन से आराम से। चलो तो इसका फॉर्मेट सबको पता ही है भाई, कमेंट में आंसर करो या फिर कॉपी में लिखो, ठीक है। पर एक चीज याद रखना, इसमें ऐसे क्वेश्चंस भी जो आपने किए होंगे, अभी पढ़ा होगा तो किए होंगे, और ऐसे क्वेश्चन में डाल देता हूं जो कि आपने कभी कॉन्सेप्ट में नहीं आए होंगे, तो एक बार यहां भी कुछ एडिशन हो जाएगा। आपको पढ़ाने में तो एडिशन करवाता ही हूं मैं, खुद से प्रैक्टिस भी जरूरी है, तो खुद से भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, यहां मैं एडिशन वाले भी करवा रहा हूं। चलो देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज एन एंटी फ्रीज इन द रेडिएटर्स ऑफ द कार इन कोल्ड कंट्रीज। कोल्ड कंट्रीज में क्या होता है ना, बहुत ज्यादा ठंडक होती है, ठीक है, तो उनकी गाड़ियों में एक एंटी फ्रीज लगा होता है उनके रेडिएटर्स में, ठीक है। तो क्या होता है, इनमें से कौन सी चीजें जो एंटी फ्रीज की तरह लगी होती है? दैट इज, बताओ क्या होता है? इथिलीन ग्लाइकॉल, ठीक है। चलो नेक्स्ट, ये बताओ, द केमिकल नेम ऑफ बेकिंग पाउडर इज सोडियम बाइकार्बोनेट बट इट ऑल्सो कंटेन्स विच एडिबल एसिड। कौन सा एसिड होता है भाई बेकिंग पाउडर में? बताओ, आंसर करो। The answer is tartaric acid, right? चलो next, which metal oxide is responsible for providing a deep blue color to the glass? बताओ, ये तो अभी पढ़ा था। Answer is cobalt oxide. चलो, aspirin, chemically known as acetyl salicylic acid, is derived from which of the following?
किससे मिलता है? जो एस्पायरिन है। एस्पायरिन क्या है? और बताओ पहले, एस्पायरिन है क्या? व्हाट इज इट? एंटीपायरेटिक भी है, एनाल्जेसिक भी है, ठीक है, पेन रिलीवर भी है। क्या किससे मिलता है? विलो बार्क से। एक विलो पेड़ है, उसकी छाल से मिलता है। चलो, which artificial sweetener is unstable at cooking temperature and is only used in cold foods and soft drinks? बताओ। हाँ बताओ जल्दी, क्या है? आंसर इज एस्पार्टेम। चलो नेक्स्ट, द नॉन स्टिक कोटिंग, बताओ, इतना ही देख के बता देना चाहिए। क्या है आंसर? टेफ्लॉन। Then, which of the following chemicals is used in dry cleaning as a safer alternative to benzene? बताओ भाई, ड्राई क्लीनिंग में क्या यूज होता है? बेंजीन की जगह। आंसर इज कार्बन टेट्राक्लोराइड। ठीक है, याद रखना ये चीज, ड्राई क्लीनिंग में बेंजीन की जगह हम ये भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलो। Tincture of iodine used as powerful antiseptic for wound is a solution of iodine in what? What? इसका परसेंटेज भी बताओ, कितना परसेंटेज था? आंसर इज एल्कोहल एंड वाटर मिक्सचर। चलो नेक्स्ट, which of the following is a thermosetting plastic that cannot be remolded once set? एक बार सेट हो गया उसके बाद रिमोल्ड नहीं कर सकते। Which is that? बेकेलाइट। कहाँ यूज होता है? इलेक्ट्रिकल स्विचेज में और कुकर्स के हैंडल्स में। नेक्स्ट, द केमिकल सब्सटेंस प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टिंगिंग सेंसेशन फ्रॉम एन एंड बाइट। बताओ, एंड की बाइट से स्टिंगिंग सेंसेशन किस में मिलता है? आंसर इज फॉर्मिक एसिड। ये सब अपन पढ़ चुके हैं भाई, पढ़ के अलग रख दिया अपन ने सब कुछ। Which gas is filled in bags of potato chips to prevent the fats and oils become rancid? Rancidity भी पढ़ी है हमने, rancidity भी पढ़ी है, जब कोरोजन पढ़ा था तब rancidity भी पढ़ी है। बताओ, what is the answer? Nitrogen, right? चलो, the main component of LPG is, LPG का main component क्या है बताओ? Answer is butane. चलो, which of the following is used as fire extinguisher because it is heavier than air and does not support combustion? बताओ, फायर एक्सटिंग्विशर में कौन सी गैस यूज होती है? सबको पता है, कार्बन डाइऑक्साइड, राइट? यही तो कंबशन नहीं करवाती भाई, डज नॉट सपोर्ट कंबशन। सोप मॉलिक्यूल्स फ्रॉम अ स्फेरिकल स्ट्रक्चर इन वाटर टू ट्रैप द डर्ट, द स्ट्रक्चर इज कॉल्ड अ मिसेल। So plaster of Paris hardens when mixed with water due to the formation of what? हार्ड क्यों कर जाता, हार्ड पड़ जाता ना प्लास्टर जब चढ़ता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस को हार्ड किया जाता है पानी मिला के, तो क्या फॉर्म कर जाता है? बताओ। बताओ, याद करो, जिप्सम को जब अपन थोड़ा सुखा देते हैं, उसमें डिहाइड्रेट कराते हैं तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। अब प्लास्टर ऑफ पेरिस को अपन पानी से मिला देंगे तो क्या जिप्सम ही बन जाएगा भाई। आई समझ में? चलो बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन फोटो सेंसिटिव ग्लासेस लाइक सनग्लास दैट डार्कन्स इन द सन? बताओ, फोटो सेंसिटिव ग्लास में क्या यूज होता है इनमें से? क्या होता है?
आंसर इज सिल्वर क्लोराइड या ब्रोमाइड। चलो नेक्स्ट, जियोलाइट्स आर यूज्ड इन केमिस्ट्री प्राइमरली एज व्हाट। जियोलाइट्स क्या है, चलो किसी ने पढ़ा हो तो बताओ। जियोलाइट्स बताओ। ये आयन एक्सचेंजर्स हैं फॉर सॉफ्टनिंग हार्ड वाटर को सॉफ्ट बनाने के लिए। ठीक है, चलो विच मिनरल इज द मेन कंपोनेंट ऑफ टूथपेस्ट, बताओ, जो प्रिवेंट करता है कैविटीज को बाय मेकिंग द एनिमल मोर रेजिस्टेंट टू एसिड। बताओ मेन कंपोनेंट ऑफ टूथपेस्ट। आंसर इज व्हाट, व्हाट इज द आंसर, फ्लोराइड, है ना। चलो वाई इज जिप्सम एडेड टू सीमेंट ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग, ये पढ़ा था अपन ने, जल्दी बताओ चलो। टू स्लो डाउन द सेटिंग टाइम। चलो फिनिश हो गया अपना आज का पोर्शन पूरा फिनिश। ठीक है, अपन शायद टेलीग्राम पे ही मिलेंगे। ठीक है, वहां अच्छे बढ़िया सेशंस करेंगे, बढ़िया डाउट सेशंस भी करेंगे, मैराथन चलाएंगे, PYQs करेंगे। यहाँ होगा तो यहाँ भी कर सकते हैं। ठीक है, बाकी तो सब मुक्तक सर जैसा कहेंगे वैसा देखते हैं। ठीक है, चलो तब तक के लिए मिलते हैं, पढ़ते रहो, रिवीजन करते रहो। जय हिंद।